आज पाकिस्तान एक गठबंधन का हिस्सा बन चुका है, जिसमें आपको मालूम है कि उसमें ईरान, पाकिस्तान, चीन, तुर्की और नेपाल अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। साथियों, आपको मालूम है कि जहाँ तक तुर्की का मामला है, वहाँ नास्तिकों के लिए एटिज्म डरनेगी आज तुर्की का मुख्य संगठन है। उसकी प्रमुख सेलिन ओज कोहेन का कहना है कि एर्दोवान ने सोचा कि वो धर्मनिष्ठ मुसलमानों की एक पूरी पीढ़ी पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये योजना बुरी तरह से पिट चुकी है। ओज कोहेन का कहना है कि धार्मिक संप्रदायों और समुदायों ने खुद को बदनाम कर लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य को धार्मिक समुदायों द्वारा शासित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोग अपनी आस्था पर सवाल उठाते हैं और मानवतावादी नास्तिक बन जाते हैं। लोगों ने ये सब होते हुए देखा है और खुद को इन सब चीज़ों से दूर कर लिया है। जो लोग तर्क से सोचते हैं वो नास्तिक बन जाते हैं और नास्तिक बन रहे हैं। ओज कोहेन का ये भी कहना है कि आज लोगों को ये बोलने में डर नहीं लगता है कि वो नास्तिक है, मगर सरकार अभी भी लोगों को धर्म का पालन यानी मुस्लिम धर्म का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। वे बताती हैं कि लोगों के ऊपर अभी भी उनके पड़ोस और मस्जिदों में दबाव बनाया जा रहा है कि वो मुस्लिम धर्म का सुन्नियत के हिसाब से पालन करें। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि 2019 में भी स्कूलों में बच्चों को धर्म की पढ़ाई करनी पड़ती है। धर्मशास्त्री केमिल क्लिक का मानना है कि दोनों आंकड़े सही हैं। उनका कहना है कि हालांकि 99% तुर्क मुसलमान हैं, मगर वो इस्लाम को सिर्फ सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर लेते हैं। वे आध्यात्मिक मुस्लिम होने के बजाय सांस्कृतिक मुस्लिम मानना अपने आप को ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले 16 सालों में एर्दोवान के शासन में तुर्की प्रशासन ने अपनी राजनीति को सही साबित करने के लिए इस्लाम का खूब इस्तेमाल किया है। क्लिक बताते हैं लोग इस्लाम संप्रदायों, धार्मिक समुदायों, धार्मिक मामलों के निदेशालय और सत्ता में इस्लाम की प्रमुख व्याख्या को अस्वीकार करते हैं। वे इस तरह का धर्म और धार्मिकता का आधिकारिक रूप नहीं चाहते हैं। इससे भी पता चलता है कि इतने सारे तुर्क अब नास्तिक क्यों हो गए हैं। इस्लाम का पालन कैसे किया जाता है, अब एर्दोगन इसकी भी मिसाल पेश करना चाहते हैं। हागिया सोफिया जो पहले चर्च था, जिसे म्यूजियम बनाया गया और अब उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ नमाज शुरू करवाकर एर्दोवान इसका संकेत दे चुके हैं। वेशभूषा को लेकर बेहद उदार तुर्की में बीते एक दशक में एर्दोगन द्वारा धार्मिक तरीके के पहनावे को लौटाया गया है। जहाँ तक चीन की बात है, उनके सिंजियांग प्रांत में तुर्क मूल के उइगर मुसलमान रहते हैं। कभी वे प्रांत में बहुसंख्यक थे, लेकिन अब अल्पसंख्यक हैं। चीन पर आरोप लगता रहा है कि वह उइगर मुसलमानों को हिरासत कैंपों में रखकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। जहाँ तक ईरान की बात है, तो इस्लामिक जगत में ईरान भी एक बड़ी मजबूत धुरी है। शिया बहुल ईरान भी चाहता है कि वो मुस्लिम जगत का नेतृत्व करे। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तेहरान इजराइल के साथ सबसे ज़्यादा तीखे ढंग से उलझ रहा है। ईरान से उसके सुन्नी पड़ोसी देश भी उससे भयभीत रहते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जवाब में सऊदी अरब, जो एक सुन्नी बहुल देश है, कह चुका है कि अगर तेहरान एटम बम विकसित करने की तरफ बढ़ा तो वह भी ऐसा करने के लिए मजबूर होगा। वहीं इजराइल भी नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बनकर अपने पड़ोसी सुन्नी देशों का शोषण करे। पाकिस्तान की अपनी एक सुन्नी इमेज है। सारे सुन्नी दहशतगर्दों की पाकिस्तान शरणस्थली बन चुका है, जिसे सऊदी अब तक बढ़ावा देता रहा है, लेकिन अब उसने सहायता करना लगभग बंद सा कर दिया है। एक तरफ चीन इस्लाम को कुचल रहा है, तुर्की सऊदी अरब को हटाकर सुन्नी मुस्लिमों की बादशाहत चाहता है। ईरान एक शिया बहुल देश है जिसकी सुन्नियों से 36 का आंकड़ा है। सऊदी की तुर्की से पुरानी रंजिश चली आ रही है। ऐसे बेमेल गठबंधन का तुर्की, चीन, पाकिस्तान और ईरान के बीच कल्पना कर पाना भी बेईमानी होगा। लेकिन पाकिस्तान इसी के सहारे खुली आंखों से नए नए सपने देखकर भारत को झुकाने में लगा है। पाकिस्तान चीन के प्यार में इतना दीवाना हुआ
कि वो चीन को पीओके का एक हिस्सा तक दान में देकर खुश है। दरअसल पाकिस्तान का भारत के साथ दुश्मनी का नशा एक दिन उसे ही मिटा देगा। इसलिए समय आ गया है कि पाकिस्तान और नेपाल को पहल कर भारत को सहयोग करने में ही उनकी भलाई है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।